फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इतिहास से वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। तो इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। उससे प्रश्न 1 से 25 तक हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। अब बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। आप हमारे साथ साथ पढ़िएगा, याद हो जाएगा। हर क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, एक बार में याद नहीं होगा। आप 2 बार पढ़िए, 2 बार में ज़रूर याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है। तो इटली और जर्मनी जो है वह वर्तमान में यूरोप महादेश में है। अतः इस प्रश्न का पहला उत्तर क होगा सही आंसर। दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर है बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश का पुनः स्थापना जो है वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ख। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध जो है वह कार्बोनरी संगठन से था। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न हमारा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। अगला हमारा प्रश्न है कि जालवेरीन कैसी संस्था थी। जालवेरीन कैसी संस्था थी। तो जालवेरीन जो है वह व्यापारियों का एक संघ था। तो जालवेरीन एक व्यापारियों का संघ था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 1871 में हुई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। अगला हमारा प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो वह है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार हमारे साथ पढ़ते चलिए, याद होता जाएगा। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क को 3 युद्ध लड़ना पड़ा था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क। अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ख होगा। अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना रूस ने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे। यानी यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना जो है वह मेजिनी ने किया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। यानी यंग इटली के संस्थापक मेजिनी थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी शासन के करने की अपेक्षा मैं लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। तो यह फ्रांस के चार्ल्स 10 ने कहा था कि अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने से अच्छा होगा कि हम लकड़ी काटेंगे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्सा का शासक कौन था।
परसा का शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख है कि परसा का शासक विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम था। अगला हमारा प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ये बहुत ही फेमस हुए थे, जो उस वक्त की जो नेपोलियन की राष्ट्रवादी आंदोलन था, जो फ्रांस की क्रांति थी, उसको दबाने में ये सबसे अधिक भूमिका निभा रहे थे। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उस वक्त वो था मेटरनिक। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि किसने कहा था कि शासन करो परिवर्तन न होने दो? यह किसका कथन है कि शासन करो परिवर्तन न होने दो? तो यह कथन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का है। उन्होंने ही कहा था कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन न होने दो। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क। अगला प्रश्न है हमारा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? या यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज जो है वह तुर्की को कहा जाता था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न है हमारा कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क। अगला प्रश्न है हमारा कि नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन जो है वह इटली में हुआ था। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ख। अगला हम प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किसका शासन आरंभ हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? तो वह था निरंकुश राजतंत्र का। यानी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में पुनः निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हो गया। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है हमारा कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। आप हमारे साथ साथ 2 बार 3 बार पढ़ते चलिए, याद होता जाएगा। इस इतिहास को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक ये गारंटी है कि एग्ज़ाम में आने वाला इससे एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और ऑब्जेक्टिव 50 में आप 50 करके आएंगे, यानी 40 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे उसमें आप 40 सही करके आएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की अवधारणा हुई, यानी राष्ट्रवाद का जो शुरुआत हुआ, वह पुनर्जागरण के बाद से माना जाता है। यानी पुनर्जागरण के बाद जो है यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन फैल गया था। तो राष्ट्रवाद की घटना का जन्म किस घटना के बाद से है? वह है पुनर्जागरण के बाद। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क होगा। अगला प्रश्न है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति जो है वह 1821 में हुई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ख होगा। इस तरह आज हमने 1 से लेकर के 25 तक यूरोप में राष्ट्रवाद का 1 से 25 तक का ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर किए हैं। अगले वीडियो में हम 26 से लेकर के 50 या उससे अधिक का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। जब तक के लिए आप इसे 2 बार 3 बार देखिए ताकि यह याद हो जाए। और अगला वीडियो का लिंक भी आपके इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी।